सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए आम की खेती किया करती थी। कोमल चिड़िया अपने बागीचे की देखभाल में पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पकते तो कभी पूरे कच्चे रह जाते और कभी कभी तो उसके आम पर काले काले धब्बे पड़ जाते। ऐसे आमों को जब कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी उसे नहीं खरीदता। जब कोमल चिड़िया किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाती तो वो उसे कहता, अरे अरे चिड़िया, ये कैसे आम ले आई हो? ऐसे आम तो कोई भिखारी भी ना ले। भला मैं क्या खरीदूंगा? अरे चाचा, आप एक बार इसे खाकर तो देखें, ये बहुत मीठे आम हैं। अरे चिड़िया, खाएंगे तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर पक्षी खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? निराश होकर कोमल चिड़िया अपने आमों की टोकरी उठाती है और वापस चली जाती है। अब तो कोमल चिड़िया की ये हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं कर्जदारों में थे कप्पे। वो कप्पों का भी एक आम का बागीचा था। उन कप्पा और कप्पी के आम जंगल में सबसे महंगे बिकते थे। अब तो उन कप्पों को चिड़िया का उस जंगल में रहना जरा भी पसंद नहीं था। दरअसल एक बार चिड़िया की बेटी कप्पी के बेटे से लड़ाई करती है और वो उसे बहुत मारती है, जिसके चलते अब वो कप्पे चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादल कप्पा और बिजली कप्पी कोमल चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, हमने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम हमारे बगीचे में काम करो। अगर हमारी नौकर बनकर रहोगी तो कर्ज से बची रहोगी, वरना तुम माँ बेटी इस जंगल में भिखारन ही बनकर रह जाओगी। देखना बिजली, एक दिन मैं तुमसे भी अमीर बन जाऊंगी। मुझे भी कारण बनना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे कप्पों के यहाँ नौकरी करना नहीं पसंद। ये सुनकर वो पति पत्नी गुस्से में आ जाते हैं। अरे वो भूखी चिड़िया, पक्षियों को अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे, लेकिन सुन, अब तेरे पास बस 2 हफ्ते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाई तो तुम माँ बेटी के सामने तेरे घर की नीलामी कर दूंगा, समझी तू? चल बिजली, चले। ऐसा कहते हुए वो कप्पा और कप्पी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? क्या कप्पी अंकल अब हमें घर से निकाल देंगे? नहीं बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी से कुछ कर्ज उधार ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपने पुराने दोस्त तोते के घर पर जाती है, लेकिन तोते के घर पर तो ताला लगा हुआ था। निराश होकर कोमल चिड़िया घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक साधु पक्षी पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहां जाती है। पानी, कोई मुझे पानी ला दे। हाँ साधु बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया पास की नदी से पानी लाकर साधु पक्षी को देती है। साधु जल्दी से पानी पीता है। साधु बाबा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तू मन की बहुत सच्ची है। तूने एक साधु पक्षी की मदद की है। मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? साधु बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। ये सुनते ही साधु पक्षी अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और कोमल चिड़िया को देता है। बेटी, इस बीज को बो देना और बोते ही जो भी फल के नाम की तुम इच्छा करोगी, ये बीज उसी का पेड़ बन जाएगा। और देखना बेटी, उस पेड़ के फल ही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। कोमल चिड़िया साधु पक्षी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया उस बीज को अपने बागीचे में बो देती है। बोते समय वो अपने मन में आम का नाम लेती है। अब चिड़िया उस बीज की बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देती है। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल जाता है। तीसरे दिन जब कोमल चिड़िया बागीचे में आकर देखती है तो हैरान होती है। लगता है ये कोई जादुई बीज है जो इतनी जल्दी पौधे में बदल भी गया है। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल जाता है और उस पर फल लगने लगते हैं।
अगले दिन कोमल चिड़िया उस पेड़ से एक आम तोड़कर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो आम कोई मामूली नहीं बल्कि सोने का आम था। कोमल चिड़िया बाजार में जाती है और उस आम को बेच देती है। उस आम के चिड़िया को इतने पैसे मिलते हैं जितने वो एक साल भर में भी नहीं कमा पाती। फिर चिड़िया पैसे ले जाकर कौवों को दे देती है। इतनी जल्दी ढेर सारे पैसे मिलने पर कौवे हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। ये सब देखकर कौवे बहुत जल रहे थे। बादल जी, ये भिखारन जो सड़क पर आने वाली थी, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया है जो इतनी हवा में उड़ रही है? हाँ बिजली, चलो आज तो पता करके ही रहेंगे। कोमल चिड़िया को पता था कौवों को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल लगवा दिए थे। लेकिन कौवों को ये बात नहीं मालूम थी। जब वो कौवे चिड़िया के बागीचे में जाते हैं तो सोने के आम देखकर हैरान होते हैं। अच्छा, तो पति जी ये राज है इस भिखारन की अमीरी के। हाँ बिजली, आज इसकी अमीरी निकालता हूँ, सारे आम ही हम ले जाएंगे। ये कहते हुए वो पति पत्नी दोनों जैसे ही आम के पेड़ के पास जाते हैं तो वो दोनों कौवे जाल में फंस जाते हैं और वो दोनों कौवे उल्टे लटक जाते हैं। वो जाल से छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं निकल पाते तो शोर करने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। वो कौवों को जाल में फंसा हुआ देखकर बोलती है, कौवों, मुझे मालूम था तुम दोनों से मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए तो मैंने जाल बिछवाए थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। माफी तो अब तुम महारानी चील के सिपाहियों से मांगना। फिर चील महारानी के सिपाही आते हैं और उन कौवों को ले जाते हैं और उन्हें एक गुफा में बंद कर देते। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। पिछली चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कभी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कभी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है,
जाओ, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कभी की एक बात भी न सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था, मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी, मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कपी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या, ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे, उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है।
ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े-बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। जंगल में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन बिजली कवि के सर पर मिस जंगल बनने का भूत सवार था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। बिजली कवि शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बादल से कहती है, बादल, देखो मेरा रंग कितना काला हो गया है। पड़ोस वाली कबूतरी तो दिन ब दिन सफेद होती जा रही है और मैं कोयले की कान लग रही हूँ। अपनी पत्नी के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बिजली, तुम काली हो तो क्या हुआ, दिल वाली तो हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और तुम्हें गोरा करने के लिए कोई क्रीम लेकर आता हूँ। बादल कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। वो पूरी बस्ती में उड़ता फिरता है। तभी उसकी नजर कचरे में पड़ी हुई एक क्रीम पर जाती है। तुरंत वहाँ जाता है। अरे, ये इंसान भी कितनी चीजें फेंकते हैं। ये सुनहरी डब्बी में क्या है? इस पर तो किसी गोरी मेम की तस्वीर बनी है। वाइट एंड ब्यूटीफुल। वाह वाह, ये मेरी बिजली के लिए ठीक है। अब मेरी बिजली भी गोरी हो जाएगी। बादल कौवा वो क्रीम की डिबिया उठाता है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो क्रीम 10 साल पुरानी है और एक्सपायर हो चुकी है। देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बिजली, तुम भी अब इस गोरी मेम की तरह गोरी हो जाओगी। बिजली कवि ये देखकर बहुत खुश होती है। बादल जान, तुम मेरे हीरो हो। अभी देखना, मैं इसे लगाऊंगी और पूरे जंगल के पक्षी मुझसे जलेंगे। फिर बिजली कवि वो बदबूदार क्रीम उठाती है और अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। बिजली, ये क्रीम आंखों पर नहीं लगानी। बादल जी, तुम क्या चाहते हो कि मेरी आंखें काली ही रहें? मैं पूरी गोरी दिखना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद बिजली कवि के मुंह से धुएं उठने लगते हैं। हाय हाय बादल, ये कैसी क्रीम है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर मिर्चें छिड़क दी हो। हाय मेरी आंखें। बादल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला हो गया है और बहुत जलन हो रही है। क्रीम के रिएक्शन से बिजली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबराकर उड़ती है तो सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिर जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी सूप पी रही थी। हाय हाय, मैं मारी गई। ये कौन सा काला तूफान मेरे घोंसले में घुस आया है? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुलबुल बुलबुल बहन बचाओ, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है,
अब वो सीधी जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है। अब तो बिजली का चेहरा और भी चिपचिपा हो गया था। वो वहाँ से भागती है और शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती है। भागती भागती वो चिड़िया के घर घुस जाती है, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बैठे हुए थे। वो तीनों बिजली को देखकर हंस रहे थे। पीछे से बादल कौवा रोता हुआ उनके पास आता है। चिड़िया बहन, तोते और कबूतर, मेरी बिजली को बचा लो। मैं तो इंसानों वाली क्रीम ला कर दी थी अपनी पत्नी को ताकि इसका रंग गोरा हो जाए, मगर मुझे क्या पता था कि ये क्रीम अपना उल्टा असर दिखाएगी। हाँ दोस्तों, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही है। तौबा तौबा बादल, ये क्रीम नहीं जहर बन चुका है। अगर इसका इलाज अभी ना किया तो जिंदगी भर सिर्फ बिजली ख्वाबों में ही खुद को गोरा देख पाएगी। बादल बेचारा डर जाता है और तोते के पाँव पकड़ लेता है। बादल, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आंखें वापस लाने के लिए कीचड़ में 3 दफा गोते लगाने होंगे, और हाँ, गोते के दौरान काई काई करना ना भूले। और फिर इसे कड़वे नीम का शरबत पीना होगा ताकि इस क्रीम के असर के सारे जरासीम मर जाए। हाँ बादल, तोता ठीक कह रहा है। और फिर इसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देना, ऐसे बिजली की आंखों की रोशनी जल्दी लौट आएगी। फिर बादल कौवा बिजली को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अरे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ये कौवे हमें हमेशा तंग करते हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। फिर बादल कौवा बिजली को नदी पर ले जाता है और कीचड़ में नहलाता है। बिजली, जोर जोर से गोते लगाओ और काई काई बोलती रहो। बिजली कभी आंखें बंद करके कीचड़ में गोते लगाती है। बिजली, क्या तुम्हें नजर आना शुरू हुआ? नहीं बादल, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दूं ताकि जल्दी तुम्हारी आंखें खुल जाए। फिर बादल कौवा बिजली कौवे को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिजली को देखकर हंसते हैं। बिजली कौवे की हालत तो अब बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बस करो, बिजली को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक ठंडे पानी की बाल्टी बिजली कौवे पर डालती है और बिजली कौवे की सारी क्रीम उतर जाती है। ठंडे पानी से क्रीम का असर खत्म हो जाता है और बिजली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। वो सामने बादल को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। बादल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कचरे वाली क्रीम दी तुमने मुझे। आज मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी, और तोते कबूतर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बिजली कौवे गुस्से में बादल कौवे के पीछे पीछे उड़ती है और बादल बेचारा पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है। तोता और कबूतर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सवित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा, अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा, और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कौवों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियां होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें।
हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कव्वे के पास। मैं जानता हूँ वो कव्वे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कव्वों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कव्वे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कप्पों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है, क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है। सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कव्वों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कव्वे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दूं? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन कव्वों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कव्वों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है। देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कव्वों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय, मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बढ़िया, अब बारिश में नहाओ। मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो कव्वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा
और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये सब किया धरा इन काले कापों का है, वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं। ऐसा कहते हुए चील उन कपों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन सबको अपने घर में ले जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पंखों के बने हुए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी बनाती हूँ। फिर कमल चिड़िया रसोई में जाती है और सभी पक्षियों के लिए पकोड़े बनाती है। फिर वो सभी दोस्त पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोस्तों, बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कौवा नीली कवि से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कवि सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कौवा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कौवा हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही, मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है? मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कौवे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था
कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है, तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि, बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कवि के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला, ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी, मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कवि पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कवा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरे बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कवि को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है, अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कवि को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम